हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश सिंह सोलंकी एंड आज हम जो सॉल्व करेंगे पेपर वो है आपका 17 Feb 2019 का। और ये है संविदा का एमपी टेट का आपका ग्रेड 2 का पेपर। तो ग्रेड 3 के एग्ज़ाम के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसको ग्रेड 2 के लिए हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो कि ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम था काफ़ी टाइम पहले हुआ था, तो अभी कोई ऐसा आइडिया नहीं है उसका कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें एक अच्छा लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा ताकि हम उसमें अच्छी से अच्छी स्कोरिंग कर सकें, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। So let's see our first question. The teacher has been complained as about this student since January. मतलब जो टीचर हैं वो इस स्टूडेंट के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं जनवरी से। अब भाई यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए इसे देखते हैं हम। तो दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब। मेन वर्ब बनाने के लिए हमको यहाँ सफिक्स ऐड करना हो। क्या सफिक्स हम ऐड कर सकते हैं कंप्लेन में? अगर हम TION करेंगे कंप्लेनेशन तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। कंप्लेनिंग ING फॉर्म ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए बिकॉज दिस इज आपका कौन सा टेंस है, यह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एंड कंप्लेटिव ये भी गलत है एंड कंप्लेंट दिस इज अ नाउन फॉर्म, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? कंप्लेनिंग। Our next question is choose an appropriate model for the given sentence. Does this be the right answer? If you use might, so might is used to express low possibility, but here the possibility is not low. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो might जो है अपना कम संभावना, बहुत ही कम संभावना, तो ये तो हो नहीं सकता, हमारा सेल आ नहीं सकता बिकॉज आपका सब्जेक्ट दिस है। एंड मे भी नहीं आ सकता बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट कैन दिस बी द राइट आंसर? क्या ये सही आंसर हो सकता है? Next, choose the most appropriate determiner in the given sentence. Determiner. In the previous video, I explained to you what about determiners. Determiners वे words होते हैं that determine the noun. मतलब जो noun को determine करते हैं या pronoun को determine करते हैं, means निर्धारित करते हैं, उसकी मात्रा या संख्या को बताते हैं। ऐसे words को हम determiners कहते हैं। इनमें कुछ words होते हैं like all, every, each, एंड सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, ये सब क्या होते हैं? फ्यू। ये सारे क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स। 1 2 3 ये भी सब क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स, जो किसी वस्तु की संख्या या मात्रा को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो यहाँ उसी को फिल करना है। यहाँ पे आफ्टर द बर्थडे पार्टी दैट चाइल्ड वॉज गिवन अ डिफरेंट गिफ्ट टू टेक होम। तो बर्थडे पार्टी के बाद मतलब बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट दिए गए। अब यहाँ पर एक बच्चा या प्रत्येक बच्चा या सभी बच्चा, इसका सेंस हमें चेक करना है। ऑल आ नहीं सकता बिकॉज ऑल इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड यू हैव सिंगुलर नाउन। चाइल्ड इज सिंगुलर, अगर चिल्ड्रन होता तो या वी कैन अंडरस्टैंड कि ऑल आ सकता था, बट यहाँ ऑल नहीं आएगा। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस बट दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, so दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड। मोस्ट का भी यूज आप देखेंगे तो प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है, बट योर नाउन इज सिंगुलर, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को गिफ्ट दिए गए पार्टी के बाद। अब ये ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही पेयर में यूज किए जाते हैं, ईच या फिर एवरी, दोनों का एक ही मतलब है, प्रत्येक या हर एक। व्हाट इज द डिफरेंस? तो ईच मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 100% नंबर देन वी विल गो फॉर ईच, एंड जब आप बात कर रहे हैं मैक्सिमम की देन वी विल गो फॉर एवरी। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आई नो ईच स्ट्रीट इन दिस विलेज। मैं इस गांव में प्रत्येक गली को जानता हूँ। भाई पॉसिबल भी है क्योंकि गांव कितना होता है? छोटा होता है। 100% स्ट्रीट्स को जानना मेरे लिए संभव है, इसलिए मैं ईच का यूज करूंगा। बट अगर मैं बोलूं मैं शहर की प्रत्येक गली को जानता हूं, तो भाई शहर तो इतना बड़ा होता है, उसकी प्रत्येक गली जानना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, मैक्सिमम सड़कें गलियां जानना पॉसिबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब मैक्सिमम चीजें हो जाती हैं तो हम उसको ऑल के सेंस में यूज करने लग जाते हैं। ऐसा कहने लगते हैं कि भाई इस एरिया में मैं सभी लोगों को जानता हूं। अब सभी लोगों का मतलब है मैक्सिमम लोगों को, राइट, बिकॉज एरिया बहुत बड़ा होता है, हजारों लाखों लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जब मैक्सिमम का सेंस आ रहा है तो एवरी, आई नो एवरी स्ट्रीट इन दिस सिटी, मैं सिटी में हर गली हर सड़क को जानता हूं।
और गांव में हर गली हर सड़क के लिए ईच आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई ईच मैन इज मोर्टल, हर व्यक्ति मोर्टल है, मतलब नाशवान है, एक ना एक दिन डेथ होनी है, उसकी मृत्यु होनी है। तो यहाँ मैंने ईच क्यों यूज किया, बिकॉज कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, 100% मरना है सभी को। ठीक, यदि मैं इसको एक सेंटेंस और लेता हूं, एवरी गर्ल इज इमोशनल, हर लड़की इमोशनल होती है। हाँ, यह मैक्सिमम के सेंस में बात हो रही है, बट 100% गर्ल्स नहीं होती, 2-5% ऐसी भी हैं जो इमोशनल नहीं होती हैं, बट मैक्सिमम उनका नेचर क्या है, मैक्सिमम क्या होती है, इमोशनल होती हैं। Let's move on to the next question. Drivers should have dash driver's license renewed at the earliest. यहां पर हम देखते हैं क्या यूज हो सकता है, अवर का दिया हुआ है हमें, और देर यहां पर पॉजिटिव केस दिया है। तो हमारे ड्राइवर्स, अगर इसको हम पुट करते हैं वैल्यू में, तो देखिए हमारे ड्राइवर्स को पहले ही, ठीक है, लाइसेंस को रिन्यू क्या कर लेना, हमारे ड्राइवर्स को पहले ही उनके लाइसेंस रिन्यू कर लेने चाहिए। तो हमारे ड्राइवर्स, ऐसा कुछ बात तो हो नहीं कि हमारे ड्राइवर्स हैं या उनके ड्राइवर्स हैं। ऑल और देयर का सेंस समझते हैं, ऑल लगाते हैं एंड देयर लगाते हैं। तो ऑल ड्राइवर्स शुड हैव देयर ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यूड एट द अर्लीस्ट, यानी सभी ड्राइवर्स के पास एकदम कैसे रिन्यूड लाइसेंस होने चाहिए अपने। तो यहाँ ये बिल्कुल करेक्ट सेंस आ रहा है, हमें यहाँ पर ऑल प्लेस करना है और इस प्लेस पर हमें देयर को प्लेस करना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। एवरी आ नहीं सकता, बिकॉज एवरी, आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट एवरी इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी कैन नेवर यूज इट। ईच भी नहीं आ सकता, दिस हैज द सेम रूल। ठीक, जो एवरी का है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट वन। Next, choose the appropriate tenses to fill in the blanks in the given sentence. हमें टेंस करेक्टली इसमें फिल अप करना है। देखिए, द नेक्स्ट फ्लाइट एट 2:30, अगली जो फ्लाइट है, चलिए इसको फिल करके देखते हैं। अब विल नहीं आ सकता, बिकॉज विल इज फॉलोड बाय मेन वर्ब फर्स्ट, बट यू हैव नो मेन वर्ब, आपके पास मेन वर्ब तो नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। ये अगेन विल दे रखा है, भाई विल के बाद तो आपको मेन वर्ब चाहिए या बी चाहिए, यहाँ ना तो बी है ना मेन वर्ब है। इज, यस इज आ सकता है, बिकॉज इज के बाद टाइमिंग आ सकती है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, नाउन आ सकता है। ऑलराइट, तो यहां पर हम बोल सकते हैं द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 2:30, अगली जो फ्लाइट है वो 2:30 पर है। फिर नेक्स्ट लगा के देखेंगे हम इसमें, विल यू रीच ऑन टाइम, क्या तुम समय पर पहुंच जाओगे, ये इसमें आया, विल यू रीच ऑन टाइम। अगली जो फ्लाइट है वो 2:30 पर है, क्या आप समय पर पहुंच जाएंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। एंड फर्स्ट फॉर्म आती है विल के जस्ट बाद, इज बिल्कुल करेक्ट है, बट कैन यू रीच्ड नहीं आ सकता, बिकॉज आपको पता है कि कैन इज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म, रीच्ड इज द सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो भाई ये तो आ ही नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग आंसर एंड दिस इज द करेक्ट वन। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस, सही प्रीपोजिशन को फिल करना है। प्रीपोजिशंस मतलब ऐसे वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड दे एक्सप्रेस देयर रिलेशन विद अदर वर्ड्स, मींस ऐसे वर्ड्स जो नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और ये उस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन किसी और शब्द से बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जिनका नाउन प्रोनाउन से पहले स्थान होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, विद होता है, टू, ऑन, बाय, इन, ऑफ, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, बहुत सारे, लाइक अक्रॉस, थ्रू, फॉर, विदाउट। तो उन्हीं में से हमें फिल करना है। माय ब्रदर इन लॉ वाज एफ्लिक्टेड डैश अ डेडली डिसीज एंड वाज ऑलमोस्ट कन्फाइंड डैश बेड। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, जीजा जी बोल सकते हैं वो क्या है, एफ्लिक्टेड विद। अब एफ्लिक्टेड इज फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन विद, इसके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ये हमें पता चल गया। अब ये तो फिक्स्ड है आपका, विद प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे एफ्लिक्ट के जस्ट बाद, इट इज फिक्स्ड, यू कांट डू एनीथिंग विद इट। एंड टू आपका फिक्स्ड है कन्फाइंड के बाद, तो ये तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हो गए। दो टाइप के प्रीपोजिशंस होते हैं, एक होते हैं जो मतलब एज पर द सेंस फिल किए जाते हैं, जो भी अर्थ निकल रहा है, जैसे मैं का अर्थ निकल रहा है इन लगा दो, का अर्थ निकल रहा है ऑफ लगा दो। एंड जो सेकंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस हैं उनको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस,
मतलब इनमें फिक्स्ड होते हैं। जैसे आपने सुना होगा लुक के बाद एट, लुक एट द बोट, तो एट फिक्स्ड है वहां पर। लाफ एट मी, तो एट फिक्स्ड है। ऑन भी तो आ सकता है, बिकॉज पर का सेंस है, तो पर के लिए तो ऑन भी आ सकता है, बट नहीं आ सकता बिकॉज लाफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन एट। सो योर with, so your answer is first, with and to. Next, choose the appropriate conjunctions for the following sentence. Conjunctions are the words which are used to connect to words और phrases और sentences. ऐसे शब्द जो दो subjects, verbs, objects, phrases या दो sentences को आपस में जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे words को हम क्या बोलते हैं? conjunctions कहते हैं। तो conjunctions, junction मतलब होता है जोड़ना, जहां पर दो चीजें आकर जुड़ी हुई हैं, चौराहा जिसे आप कह सकते हैं। तो ही इज नॉट रेडी टू प्ले डैश हिज फ्रेंड प्लेज, वह खेलने के लिए तैयार नहीं है डैश हिज फ्रेंड प्लेज। एक एक जब भी आपको कंफ्यूजन हुआ करे, आपको पुट करना है चारों ऑप्शंस, एंड अकॉर्डिंग टू सेंस यू विल हैव टू चूज द करेक्ट वन। लाइक हम बात करते हैं बट की, वह खेलने के लिए तैयार है लेकिन उसका फ्रेंड खेलता है, सेंस नहीं निकल रहा है इसमें, एंड लगाते हैं। वह खेलने के लिए रेडी है और उसका फ्रेंड खेलता है, ये भी कोई परफेक्ट सेंस नहीं है। अनलेस वह खेलने के लिए, सॉरी यहां पर नॉट लगा हुआ है, वह खेलने के लिए रेडी नहीं है अनलेस हिज फ्रेंड प्लेज, यदि उसका फ्रेंड नहीं खेलता है तो। वह खेलने के लिए रेडी नहीं है यदि उसका फ्रेंड नहीं खेलता है तो। हाँ, सेंस निकल रहा है। अब यहाँ यट को भी रख के देख लेते हैं, जब सभी रखे हैं तो इसको भी रख के देख लेते हैं। यट का मीन्स होता है फिर भी, वह खेलने के लिए तैयार नहीं है फिर भी उसका फ्रेंड खेलता है, ये भी रॉन्ग सेंस है। तो व्हाट इज द करेक्ट सेंस? अनलेस, वह खेलने के लिए रेडी नहीं है यदि उसका फ्रेंड नहीं खेलेगा तो वह भी नहीं खेलेगा। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मीन्स होता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड मीन्स ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग अपोजिट है। कैसा है स्टूडेंट्स? अपोजिट मीनिंग है, इसको वैसे ही याद रखिए, अपोजिट मीनिंग है। कैसा मीनिंग है? एकदम विपरीत अर्थ है। लाइक डे, डे का एंटोनिम हो जाएगा नाइट, ओके। मेल का एंटोनिम होगा फीमेल। तो अपोजिट सेंस वाले वर्ड्स को ही हम एंटोनिम बोलते हैं। दिस सेंटली मैन बियर्स हिज टॉर्मेंटर्स नो मैलिस। अब यहां मैलिस एक वर्ड दिया हुआ है। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, द्वेष पूर्वक भावना आपके अंदर, किसी के प्रति यदि द्वेष भरा है, नफरत भरी है तो उसको बोलेगी मैलिस। तो इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? इसका एंटोनिम होगा बिटरनेस, एनिमोसिटी या डिस्ट्रेस या बेनिवोलेंस। तो आपका जो आंसर है वो है आपका बेनिवोलेंस, मतलब कि परोपकार की भावना, दूसरों का भला करने की भावना। और मैलिस का मतलब दुर्भावना, दूसरों का बुरा करने की भावना। तो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? Ninth number question is, choose the appropriate option that rewrites the given sentence in its active voice. अब इस सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस बताना। वी हैव 4 ऑप्शंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड द क्वेश्चन इज पैसिव। तो क्वेश्चन हमारा पैसिव में है और आपको एक्टिव बनाना है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट 2 थिंग्स आर कंपल्सरी फॉर पैसिव वॉइस एंड दीज आर बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो ये दो चीजें पैसिव में कंपल्सरी है। Whenever you find this in a sentence, the sentence must be passive voice. तो बी की फॉर्म आप सभी जानते ही हैं। Let me tell you again. Is, am, are, was, were, be, been and being. So these 8 are the forms of be. So any of these form अगर किसी की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज होती है, इनमें से कोई भी, तो वो हमेशा पैसिव वॉइस होता है। यदि इनमें से एक भी एब्सेंट है या दोनों एब्सेंट है तो फिर आप समझ जाइए वो एक्टिव वॉइस है। यू कैन सी दिस इन द क्वेश्चन। बी की फॉर्म वॉज है एंड फाउंड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फाइंड। तो बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, दिस इज 100% पैसिव वॉइस। ये देखिए, अब इसका एक्टिव वॉइस बनाना है तो भाई पैसिव वॉइस है। अब आपको वर्ब्स याद होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस में बदलता है। या हम बोल सकते हैं कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं टेंस, तो हम हेल्पिंग वर्ब और किस टेंस की लेते हैं?
जनरली क्या होता है कि अगले नेक्स्ट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर पैसिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना है हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेंस है ये आपका वॉज लगा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब है, इसका मतलब ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसमें आईएनजी फॉर्म कहीं से कहीं तक भी यूज नहीं हुआ है एंड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आईएनजी फॉर्म इज कंपल्सरी। तो ये तो हमारा बीइंग कहीं से कहीं तक यूज नहीं हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट में यू नो वेरी वेल दैट सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है? फाउंड। इट मींस वी हैव टू रिमूव वाज। अब यहाँ क्या है? देयर होटल रूम वाज फाउंड टू बी वेरी कंफर्टेबल। उनका जो होटल रूम है काफी कंफर्टेबल था। तो यहाँ हम क्या बना सकते हैं? इसमें सब्जेक्ट एज्यूम किया गया है, मान लिया गया है, बिकॉज वी हैव नो सब्जेक्ट। ये देखिए सेकंड तो आप गलत कीजिए, बिकॉज एक्टिव और पैसिव दोनों का सब्जेक्ट सेम कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये तो कैंसिल है हर कंडीशन में। दे फाउंड देयर होटल रूम टू बी वेरी कंफर्टेबल। हाँ भाई ये ठीक लग रहा है, बिकॉज सेकंड फॉर्म आनी है हमारे पास, सब्जेक्ट मान लिया गया है। बाकी ये जो देयर होटल रूम है ये पीछे ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि वही पुराना सिस्टम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। बाकी का सेम है, करेक्ट लग रहा है। फिर भी और भी चेक कर लेते हैं। दे हैड, ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? बिकॉज ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एंड दिस इज योर परफेक्ट टेंस। दे हैव, ये भी रॉन्ग है बिकॉज ये प्रेजेंट है और हमारा क्वेश्चन पास्ट में है। तो आपका जो एक्यूरेट आंसर है वो है आपका फर्स्ट। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमको अब एप्रोप्रिएट सिनोनिम चुनना है। तो एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम मींस व्हाट? सिमिलर वर्ड्स। क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स मींस ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। एकदम सेम तो नहीं बोलेंगे बट ऑलमोस्ट सेम होता है, जिनका मीनिंग, यूजेस अलग हो सकते हैं बट मीनिंग सेम है। सो वी हैव अ वर्ड एग्रावेटेड। एग्रावेटेड का हमें बताना है एकदम सिनोनिम। तो एग्रावेटेड मतलब होता है उत्तेजित करना, भड़काना किसी को। अब यहाँ एग्जैजरेट, एमिलियोरेटेड, पेसिफाइड, प्रोवोक, और प्रोवोक इसका बिल्कुल सिमिलर है। प्रोवोक मींस भी क्या होता है? भड़काना। Choose the option that best transform the sentence into its indirect form. इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें बनाना है, डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ है। वुड यू लाइक अ ड्रिंक? क्या आप ड्रिंक पियेंगे, या क्या आपको ड्रिंक पसंद है, या आप पीना चाहेंगे? तो यहां पर आप बना सकते हैं इसका क्या? ही आस्क्ड मी टू ड्रिंक, या फिर ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक अ ड्रिंक, ही टोल्ड मी टू ड्रिंक, ही रिक्वेस्टेड मी फॉर अ ड्रिंक। तो यहां हम बोल सकते हैं ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा टू ड्रिंक। अब यहाँ कनेक्टर किसी का भी यूज नहीं किया गया है, बल्कि हमको कनेक्टर चाहिए, बिकॉज इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो कनेक्टर इज रिक्वायर्ड, बट वी हैवंट यूज्ड एनी कनेक्टर। और आस्क वाले सेंटेंसेस में क्या होता है? कनेक्टर इफ और वेदर यूज किया जाता है। अगर स्टेटमेंट है तो दैट कनेक्टर का यूज करना है, एंड क्वेश्चन है तो इफ वेदर कनेक्टर का यूज करना है। And if you have WH word in the sentence, so WH word becomes the connector itself. Next, he asked me, उसने मुझसे पूछा, if I would like a drink, क्या मैं ड्रिंक पीऊंगा, या मुझे क्या ड्रिंक लेना चाहूंगा? तो यहाँ ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ही टोल्ड, टोल्ड नहीं आ सकता बिकॉज क्वेश्चन का सेंस है। ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट भी नहीं आएगा, जस्ट पूछने का सेंस है। Choose the option that best explains the highlighted expression. हाईलाइटेड एक्सप्रेशन का मीनिंग जो सबसे अच्छा बता पाए उस वर्ड को चूज करना है, उस ऑप्शन को चूज करना है। आई कैंट अफोर्ड अ हॉलीडे दिस ईयर, आई एम 1000 रुपीज इन द रेड। अब यहां पर आपको करेक्ट यूज देखना है। तो हाईलाइट वैसे तो नहीं किया, बट मैं कर देता हूं। किसका बताना है आपको? इन द रेड का बताना है। किसका बताना है? इन द रेड।
मतलब इस इन द रेड का मतलब रेड तो साइन जो है, रेड या जो कलर है वो एक्चुअली डेंजर का डिनोट करता है, डेंजर को, खतरे को बताता है। तो सीधा सा मतलब है इसका कोई ना कोई मतलब नेगेटिव सेंस होगा, इतना तो हम समझते हैं। तो यहां देखते हैं ये सेंटेंस क्या कह रहा है, आई कैंट अफोर्ड अ हॉलीडे दिस ईयर, मैं इस साल कोई हॉलीडे अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब नहीं मना सकता छुट्टी। क्यों नहीं मना सकता? बिकॉज आई एम 1000 रुपीज इन द रेड, क्योंकि मैं 1000 रुपीज इन द रेड हूं। अब इन द रेड का मतलब यानी कोई नेगेटिव होगा, तभी तो हॉलीडे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो या तो कर्ज में होगा या इसके पास पैसे नहीं होंगे 1000 में, कुछ इस टाइप का सेंस निकलेगा। तो टू बी इन एक्सेस, टू बी इन एक्सेस का मतलब होता है अतिरिक्त पैसे होना। अब भाई जब अतिरिक्त पैसे हैं आपके पास तो अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? तो ये गलत है, पॉजिटिव सेंस नहीं होगा। टू बी इन डेट, डेट मीन्स क्या होता है? कर्ज। हाँ 1000 का डेट है, ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस है, ये हो सकता है। बट चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शंस को। टू हैव नो ब्लैक मनी, ब्लैक मनी से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है। ब्लैक मनी होती भी तो डेफिनेटली अफोर्ड कर पाते हैं, डेफिनेटली घूमने जाते हैं। टू हैव रेड करेंसी नोट्स, हमारे मतलब इसका टू हैव रेड करेंसी नोट्स, रेड करेंसी नोट्स हैं रेड कलर के। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ईडीएम के एग्जैक्ट वर्ड से मैच खाते हुए अगर कोई मीनिंग मिल रहा है आपको तो डेफिनेटली वो तो नहीं है उसका आंसर। तो ये क्या है इसका आंसर? टू बी, टू बी इन डेट, मतलब 1000 के कर्ज में चल रहा है, भारी भरकम पैसा है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन, इसमें भी हमें वही करना है जो हमने ऊपर में किया था। राइट अजय, ये कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है दो लोगों के बीच। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस पेपर, आप इस पेपर पर, या कहेंगे आप इस यहां पर कितने दिनों से काम कर रहे हैं? विजय, फॉर द लास्ट 4 आवर्स, इस पेपर पर आप कितनी देर से काम कर रहे हैं? विजय कहता है फॉर द लास्ट 4 आवर्स आई गिव अप, मैं लगभग 4 घंटे से काम कर रहा हूं फिर मैंने गिव अप कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या है यहां हाईलाइट नहीं किया गया है। ही विल कंटिन्यू विद द वर्क, ही विल स्टॉप डूइंग द वर्क। अब इसमें जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है जिसका आपको मीनिंग बताना है वो ये है, गिव अप। राइट, मैं हाईलाइट कर देता हूं या अंडरलाइन कर देता हूं, इसका मीनिंग आपको बताना है। गिव अप मीन्स क्या होता है? काफी कॉमन वर्ड है, सभी ने सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा। गिव अप मत करना, गिव अप मत करना, मतलब किसी चीज को त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं। राइट, तो इसका मीनिंग हमें बताना है क्या है। ही विल कंटिन्यू विद द वर्क, वह काम कंटिन्यू करता रहा नहीं। ही विल स्टॉप डूइंग द वर्क, उसने काम करना बंद कर दिया, वह काम करना बंद कर देगा, ये मीनिंग हो सकता है। और है भी इसका मीनिंग। 14th नंबर क्वेश्चन, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस, सही आर्टिकल का यूज करना है। स्टूडेंट्स वेंट टू डैश इंडस्ट्रियल विजिट यस्टरडे वेयर दे गेन्ड डैश लॉट ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट्स कल इंडस्ट्रियल विजिट पर गए जहां उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिला। अब हमें सही आर्टिकल्स का यूज करना है, और व्हाट कैन बी द करेक्ट आर्टिकल्स, लेट्स सी। नो आर्टिकल रिक्वायर्ड द ए, ये तो रॉन्ग है। द स्टूडेंट्स, इसे रख के देखते हैं, यहां द आएगा, यहां एन आएगा, एंड थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा? ए आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यही इसका करेक्ट आंसर। देखिए, द स्टूडेंट्स वेंट टू इंडस्ट्रियल विजिट यस्टरडे, मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स की कि वे स्टूडेंट्स कल इंडस्ट्रियल विजिट पर गए, मींस स्टूडेंट्स आर डेफिनेट। मुझे पता है मैं किन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, कौन से स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल विजिट पर गए। तो जब हमें पता होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर पर्सन, किस पर्टिकुलर वस्तु, किस पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, सो देयर वी ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल। तो चूंकि स्टूडेंट्स डेफिनेट है, हम जानते हैं हम किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां द आएगा। प्लस इसके बाद एक इंडस्ट्रियल विजिट, एक का सेंस आ रहा है यहां पर, तो एक इंडस्ट्रियल विजिट, तो ए आ जाएगा। एंड दे गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ इज अ फ्रेज, ये अ लॉट ऑफ क्या होता है? इज अ फ्रेज। यहां आर्टिकल का कोई रूल नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो पूरा एक फ्रेज है, और फ्रेज में यदि कोई आर्टिकल होता है तो वो डेफिनेट मतलब डेफिनेटली फिक्स्ड होता है, वो उसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं चाहे उसका कुछ भी सेंस निकले। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन इट, एरर फाइंड आउट करना है।
Yeah, irregardless of what you say, you will still be suspected. यहां हमें इसका मीनिंग पता करना है. रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर. इसमें एरर फाइंड आउट करना है. तो यहां देखिए, irregardless of what you say, you will still be suspected. इसमें जो एरर है वो आपका इस वाले पार्ट में एरर है. इररिगार्डलेस क्या होता है? या तो रिगार्ड होता है या रिगार्डलेस होता है. या तो रिगार्ड होता है मीन्स सम्मान होता है, या रिगार्डलेस मतलब कि अपमान, या हम बोले जिसमें सम्मान ना हो. अब इसमें दो दो नेगेटिव चीजें आ रही हैं. आपका लेस भी आ गया और आई आर, ये भी नेगेटिव होता है, बिकॉज ये भी क्या कर देता है, एक वर्ड को नेगेटिव बना देता है. ये एक ऐसा प्रीफिक्स है जैसे आपने रेगुलर नियमित और इररेगुलर अनियमित. अब जब दोनों ही आपके एक ही जैसे यूज हो रहे हैं तो यूज नहीं होगा. इसलिए इसमें जो एरर है वो आपका फोर्थ में एरर है, इररिगार्डलेस. दिस इज द पैसेज. ये आप ही सॉल्व करें. चूज द राइट टैग. टैग हमें चूज करना है. टैग इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन टैग क्या होता है? ये क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग क्या होता है? इसका जो सेंस निकलता है वो हैना के सेंस में निकलता है. जैसे आपको समझ आ रहा है ना, तो जो मैंने हैना लास्ट में बोला है, इट मींस आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि ऐसा है या फिर नहीं है. अपनी बात को कंफर्म करने के लिए आप हैना वर्ड हिंदी में भी लगा देते हैं और इंग्लिश में इसे क्वेश्चन टैग बोलते हैं. लाइक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया ना, तो ये जो मैंने ना लास्ट में बोला, ये इट मींस आई एम कंफर्मिंग, मैं कंफर्म कर रहा हूं. तो इस कंफर्मेशन के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. क्वेश्चन टैग का सिंपल सा फंडा है. इसमें दो तीन पॉइंट आप याद रखिएगा. क्वेश्चन टैग बनता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क. राइट, ये तो इसका फॉर्मेट है. और इसमें एक सिंपल सा ये याद रखना है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है then your question tag is going to be negative. Negative question tag का यूज करना है. And if your sentence is negative, then you must use positive question tag. देखिए सिंपल है, उल्टा करना है आपको. सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव. सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव. लेट्स सी इन दिस सेंटेंस. He wasn't here yesterday. Your sentence is positive or negative? Obviously your sentence is negative. Wasn't, was not. तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा. तो जो सबसे पहले नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, लेट्स क्रॉस देम. उनको क्रॉस करते हैं, टेंशन कम करते हैं थोड़ी सी. दो ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास. एक है हमारा डिड ही और नेक्स्ट है हमारा वॉज ही. चेक करते हैं. आपका जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का होता है उसी को आपको क्वेश्चन टैग में यूज करना है, और जो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस का होता है उसी को आपको क्वेश्चन टैग में यूज करना है ना. इजी. देखिए, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. बस एक पॉइंट और याद रखना है, क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन को सब्जेक्ट में नहीं लेते हैं, उसका हमेशा प्रोनाउन वर्जन यूज करना है आपको. चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट्स द गिवन फ्रेज एप्रोप्रिएटली. हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो इस पूरी लाइन को सब्स्टिट्यूट कर दे, मींस इसका रिप्लेस कर सके. एक लाइन का जवाब एक शब्द में देना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है. तो इस लाइन को सबसे पहले पढ़ते हैं. अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम. एक ऐसी बीमारी जो कि सेम एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को अफेक्ट करती है, बीमार कर देती है. ऐसी बीमारी को आप क्या कहेंगे? महामारी जो अभी चल भी रही है, कोविड पेंडेमिक या एपिडेमिक या क्षेत्रीय महामारी जैसे आप कहते हैं. तो यहां देखिए आंसर देखते हैं. पेलियोलिथिक, पेंटोमिमिक, एंडेमिक एंड एपिडेमिक. इसका आंसर एपिडेमिक. एक क्षेत्रीय जो बीमारी जो एक बड़े से क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोगों को बीमार कर देती है. 26. Choose the most suitable option to express the meaning of the sentence combined together. हमें यहां पर इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. ऑल एनिमल्स नीड वाटर, दे मे डाई विदाउट इट.
तो यहां हम देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। पहले इसको रीड कर लीजिए, 2 सेंटेंस है। सारे जानवर को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। दे मे डाई विदाउट इट, और वे इसके बिना मर सकते हैं। ऑल एनिमल्स कनेक्ट करते हैं, ऑल एनिमल्स नीड वाटर कॉमा बट दे मे डाई विदाउट इट। सारे जानवरों को पानी की जरूरत होती है लेकिन वे इसके बिना मर सकते हैं। तो बट का तो कोई सेंस ही नहीं है, इसमें अपोजिट मीनिंग के 2 सेंटेंस नहीं है। कैंसिल, क्या करना है, कैंसिल कर देना है इसको। ऑल एनिमल्स नीड वाटर एंड दे मे डाई विदाउट इट। सारे जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है और वे इसके बिना मर सकते हैं। तो यहाँ और का भी कोई बेस्ट सेंस नहीं निकल के आ रहा है, अगर है भी तो देख लेते हैं, बिकॉज हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑल एनिमल्स नीड वाटर कॉमा एल्स मीन्स वरना दे मे डाई विदाउट इट। सारे जानवरों को पानी की जरूरत होती है, अदरवाइज या एल्स मीन्स वरना वे इसके बिना मर भी सकते हैं। ऑल एनिमल्स नीड वाटर, ये करेक्ट लग रहा है, बट लेट्स सी द फोर्थ ऑप्शन टू। ऑल एनिमल्स नीड वाटर व्हेन दे मे डाई विदाउट इट। सारे जानवरों को वाटर की आवश्यकता है जब वे इसके बिना मर सकते हैं। तो व्हेन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बेस्ट ऑप्शन है आपका एल्स कनेक्टर का यूज किया हुआ। 27. Fill in the blanks with the most appropriate preposition in the given sentence. We have again a question of preposition. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। The fox jumped dash the fence to enter my house from the woods. जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, उसने जंगल से मेरे घर में घुसने के लिए फेंस को जंप कर दिया। फेंस के ऊपर से, ऊपर का सेंस आ रहा है, ऊपर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ऊपर के लिए तो हम अबव का भी यूज कर सकते हैं, बट अबव का जो यूज करते हैं वो जस्ट ऊपर के लिए नहीं करते बल्कि साइड के सेंस में करते हैं। ऊपर तो है बट साइड में। जैसे हम बात करें, ये है फैन और एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है इस फैन के, देखिए। तो ये जो व्यक्ति है इसके जस्ट ऊपर है क्या फैन? नहीं है। तो इस केस में आप यूज करेंगे अबव। वही बोलेंगे, ऊपर का भी सेंस आएगा इसमें कि द फैन इज रनिंग अबव द हेड ऑफ दिस पर्सन। इस व्यक्ति के सर के ऊपर क्या चल रहा है? पंखा, बट जस्ट ऊपर नहीं है। बट यदि यही फैन इसके जस्ट ऊपर आ जाए, या हम कहें ये फैन इसके जस्ट ऊपर होता, तो फिर इस केस में आप यूज करते ओवर का, राइट। एंड ऑन का जो यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं आप जब एक वस्तु पर कोई चीज रखी हो, दूसरी वस्तु रखी हो, तो फिजिकल टच के सेंस में आप ऑन का यूज करते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। तो यहां अबव नहीं आ सकता बिकॉज जब वो फेंस क्रॉस करेगी, ये जो फेंस होते हैं, ये जो वायर होता है, जब क्रॉस करेगी तो डेफिनेटली इनके जस्ट ऊपर से क्रॉस होगी, जस्ट ऊपर से, राइट। साइड से क्रॉस नहीं होगी, जस्ट ऊपर से क्रॉस होगी। तो यहां पर हम अबव यूज नहीं करेंगे। थ्रू मतलब से होकर, जो बंद जगह होती है उससे होकर, कैंसिल। ऑन मतलब उसी पर, किसी वस्तु पर रख जाना, स्टेबल हो जाना, रख जाना, टच करना, जबकि वो उन फेंस पर रखी नहीं थी बल्कि उनको ओवर क्रॉस किया था। तो ओवर का सेंस यहां पर लग रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। सही ऑप्शन फिल करना है। एजुकेशनल लोन्स विल डैश एबल इवन पुअर स्टूडेंट्स टू स्टडी इन प्रोफेशनल कॉलेजेस। तो यहां हम क्या लगा सकते हैं? प्रीफिक्स का यूज करना हमें। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले यूज हो जाता है, मतलब वर्ड के जो पहले जुड़ जाता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और वर्ड के जो बाद में जुड़ता है, एंड में जुड़ता है, उसे हम सफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब पहले, तो पहले जुड़ने वाला प्रीफिक्स, और बाद में जुड़ने वाला सफिक्स। इसे हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? प्रीफिक्स को उपसर्ग, एंड सफिक्स को क्या बोलेंगे? प्रत्यय। तो हम यहां क्या लगा सकते हैं? एजुकेशनल लोन्स विल, डिस लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा? डिसेबल। क्या सेंस निकल सकता है? डिसेबल। डिसेबल नहीं होता। एन लगाएंगे इनेबल, अन लगाएंगे अनेबल, और इन लगाएंगे इनएबल। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें वर्ब फॉर्म चाहिए, और वर्ब फॉर्म क्या होती है? इनेबल। इनेबल का मीन्स होता है किसी को योग्य बनाना या समर्थ बनाना। तो एजुकेशनल लोन्स विल इनेबल इवन पुअर स्टूडेंट्स टू स्टडी इन प्रोफेशनल कॉलेजेस।
जो एजुकेशनल लोन है वो गरीब से गरीब विद्यार्थियों को भी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए समर्थ बनाता है। तो यहाँ इनेबल मीन्स समर्थ बनाना। 29 second last, fill in the blank with the correct option in the given sentence. Some people shop dash whereas others just buy whatever they see on the shelf. कुछ लोग तो शॉपिंग करते हैं, बाकी और जो बाकी होते हैं उनको छोड़ के जो शॉपिंग करते हैं वो बस विंडो शॉपिंग करते हैं, मीन्स खरीदते कुछ नहीं, बस देखते हैं कि शेल्फ में क्या क्या आइटम लगा हुआ है। तो इस सेंस में हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? सिलेक्टेड के बाद आपका कोई नाउन होना चाहिए, बट यहां नाउन हमारे पास नहीं है। सेंटेंस इज ओवर देयर। सिलेक्टिवली, कुछ लोग सिलेक्टिवली शॉप करते हैं। सिलेक्टिवली क्या करते हैं? शॉप करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मतलब चूज कर करके कि भाई ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है। सिलेक्टिव के बाद भी आपको एक नाउन चाहिए जो है नहीं आपके पास, और सिलेक्शन खुद एक नाउन है जो मेन वर्ब के बाद यूज नहीं होता है। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे क्या है? रॉन्ग है। हमें चाहिए एडवर्ब्स, बिकॉज ये हमारा वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? एडवर्ब, सिलेक्टिवली। सो लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन। चेंज द गिवन स्टेटमेंट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इस स्टेटमेंट को चेंज करना है। क्या है स्टेटमेंट? दे सेड वी विल कम होम दिस इवनिंग। उन्होंने कहा हम आज शाम को घर आएंगे, है तो पास्ट की बात। अब एक रूल मैं जो आपको हमेशा बोलता हूं या बताता हूं कि whenever you are trying to connect a present or future tense with a past tense, तो ये जो present और future है वो भी क्या बन जाएंगे? past बन जाते हैं। ये देखिए, said is the second form which is past indefinite tense and will is the future tense. तो when you are going to connect these sentences with each other, तो ये जो future का tense है ये भी किसमें चेंज हो जाएगा? ये भी would में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा, राइट? will का पास्ट क्या होगा? would. एंड दिस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब बता रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा, कुछ बताया। तो जब हम बता रहे हैं तो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट हमेशा कनेक्टर दैट से कनेक्ट होता है। अगर क्वेश्चन होता है यहाँ पर तो फिर किससे? इफ या वेदर से कनेक्ट हो जाता है। और दिस आपका चेंज हो जाएगा बिकॉज पास्ट में है तो पास्ट का दैट हो जाएगा। तो ये 2-3 चेंजमेंट करने के बाद हम इसे देख लेते हैं। क्या है हमारा? दैट है, वुड आ गया, दैट आ गया। चेक कीजिए किस किस में दिया हुआ है ये तीनों चीजें। इसमें हमें दैट दिया हुआ है बट विल का विल ही रख दिया जो कि रॉन्ग है, कैंसिल। दैट है, वुड है, बट बी कहां से आया? ये कमिंग कहां से आया? हमारे पास तो था ही नहीं, कैंसिल। दैट, दे, विल का विल ही है, चेंज नहीं किया, कैंसिल। दे सेड दैट दे वुड कम होम दैट इवनिंग। देखिए दैट कनेक्टर है, विल का वुड हुआ और दिस का दैट हो गया। वी हैव चेंज 3 थिंग्स and all the 3 things are available in this option, so this is the correct option. So this is all about these 30 questions and 20 are the grammatical questions. So I hope you have enjoyed this video and learned a lot. Thank you very much. Let's meet in another video with a new topic.